press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, जान चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है पहले कि क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा किसी भी पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है या एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है, उस समय हम लोग सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों का मूल्यांकन करते हैं, रीअसेस करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस समय उसके चलते या तो हमें लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। लॉस या प्रॉफिट होने पर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी पूरी बात हमने कर ली है। अब जब हम लोग ये बनाने चलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उस समय हमें कई स्पेशल टर्म्स है जो यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस में। जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें कई तरह के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो कई बार कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टर्म्स पर कि ऐसे टर्म्स जो हमें प्रॉब्लम्स में यूज़ किए जाते हैं और हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं, जिसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मतलब हम समझते हैं कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, कैसे हम लोग इसके साथ ट्रीट करेंगे, तो शायद बहुत ही आसान हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो एक हेडिंग डाल रखा है हमने, इम्पोर्टेंट टर्म्स तो कौन है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू थिंक अबाउट दिस टर्म्स। वो कैसे हैं, क्या करते हैं टर्म्स, किस तरह से इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रॉब्लम अगर ये वर्ड लिखा हुआ टू बी रेज्ड टू और इंक्रीज टू, अगर ये शब्द कहीं क्वेश्चन में या प्रश्न में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में हमारे एक बैलेंस शीट दिए हुए हैं, तो उस बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू हैं जो पहले से हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड हैं, और हमें रीवैल्यूएशन करने के लिए एडजस्टमेंट भी दिया होता है। तो एडजस्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन है, एक इंडिकेशन है कि कितना वैल्यूएशन किया गया, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कितना रखा जा रहा। तो वो बातें हमें लिखी रहेंगी आउटसाइड द बैलेंस शीट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं एडजस्टमेंट क्या होता है। इंफॉर्मेशंस नॉर्मली गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, नॉर्मली हम इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। सिमिलरली हमें एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और उस बैलेंस शीट के बाहर, उस बैलेंस शीट से बाहर कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वैल्यूएशन के बारे में, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी ये एडजस्टमेंट में कुछ सूचनाएं होंगी, कोई फिगर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा हमें बैलेंस शीट के बाहर, ये जो सूचनाएं, ये जो इंफॉर्मेशंस हमें बैलेंस शीट के बाहर दी गई हैं, वो क्या कहती हैं और उसमें इस तरह का टर्म्स यूज हो सकता है। तो जब ये टर्म्स यूज किए जाएंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है जो बाहर है, आउटसाइड द बैलेंस शीट, और ये हमारे बैलेंस शीट है जिसके अंदर हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड किए पहले से हैं, ऑलरेडी हैं। तो उस फिगर का कंपैरिजन करना है हमें किस फिगर से, जो ये एडजस्टमेंट में फिगर दिए रहेंगे उस फिगर से कंपेयर करना। यानी जो बैलेंस शीट के फिगर हैं दे विल बी कंपेयर विद द फिगर ऑफ एडजस्टमेंट। अब उसमें जब कंपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट के फिगर और एडजस्टमेंट के फिगर या तो बराबर हो सकते हैं, या कोई आइटम इंक्रीज कर सकता है, या कोई आइटम डिक्रीज कर सकता है, यही होना है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि अगर कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्या करना है, अगर किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज करता है तो क्या करना है। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्या करना है, डिक्रीज करता है तो क्या करना है। यानी हमें एडजस्टमेंट के फिगर को बैलेंस शीट के फिगर से कंपेयर करना है, और तब पता लगेगा कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट का फिगर इन जस का तस पड़ा हुआ पहले से रिकॉर्डेड है,
जब पहले से रिकॉर्डेड है तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो करना है उसकी सूचना, उसका इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दिया रहेगा और उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, तो देखते हैं जो टर्म्स यूज किए जाएंगे एडजस्टमेंट में, वो टर्म्स नॉर्मली ये हो सकते हैं जो टीडीएस टर्म है। तो पहला टर्म है टू बी रेज्ड टू और इंक्रीज टू। ये टर्म्स का मतलब है, इस टर्म का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिया हुआ है उसको कहाँ तक बढ़ाना है, यानी जो बैलेंस शीट में फिगर है अब वो फिगर क्या हो सकता है। अगर बैलेंस शीट में फिगर है उसको बढ़ाकर कितना लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में किसी एसेट का वैल्यू 1000 है, ये तो पहले से रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दे रहा, ये एडजस्टमेंट दे रहा है कि एसेट इंक्रीज्ड टू या एसेट रेज्ड टू, यानी रेज टू इसको बढ़ाया गया। तो बढ़ाया गया कह सकते हैं कि मान लो कि इसको कितना रखा गया 1500। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस शीट में एसेट का फिगर है इसको इंक्रीज टू इतना तक बढ़ाया गया। सीधा मतलब है कि ये बैलेंस शीट के फिगर कम दिखलाई पड़ेंगे और जो एडजस्टमेंट के फिगर है वो अधिक दिखाई पड़ेंगे, यानी 1000 से बढ़ाकर उसको 1500 कर दिया गया। ये बड़ी फिगर हो गई। इस प्रकार जब ये वर्ड कहीं रहेगा टू बी रेज्ड टू और इंक्रीज टू, तो जो एडजस्टमेंट का फिगर है वो अधिक होगा कंपेयर टू बैलेंस शीट के फिगर। तो ऐसे हालत में पता लग गया कि ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या करना है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करना है। तो फिगर निकालेंगे। एक संकेत इसमें है, लिखा है कि एडजस्टमेंट अमाउंट, मतलब दिस इज द एडजस्टमेंट अमाउंट, एडजस्टमेंट अमाउंट माइनस बैलेंस शीट अमाउंट इज इक्वल टू इंक्रीज। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट है जो लिखा है एडजस्टमेंट में, इंक्रीज टू या रेज्ड टू, बढ़ाकर इतना किया गया है 1500। जो बैलेंस शीट में 1000 था वो बढ़ाकर कितना कर दिया, इतना से बढ़ा नहीं, बढ़ाकर 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दिया। तो अब ये फिगर हो गया। तो हमें नेट इंक्रीजमेंट निकालना है, कितना इंक्रीज किया है नेट। तो एडजस्टमेंट फिगर है यहाँ लिखा हुआ, एडजस्टमेंट अमाउंट माइनस बैलेंस शीट अमाउंट। तो कह सकते हैं कि 1500 माइनस 1000 कितना निकल जाएगा, 500। इस प्रकार जो निकल के आएगा वो क्या है, इंक्रीज है। ये इंक्रीज निकल गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो इंक्रीज है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये जो इंक्रीज है एसेट में भी हो सकता है, लायबिलिटी में भी हो सकता है। ऐसा ही मान सकते हैं लायबिलिटी इंक्रीज टू या लायबिलिटी रेज्ड टू। चलो मान लेते हैं कि पहले हमारे लायबिलिटी थे 2000, मान लेते हैं जो बैलेंस शीट में है। अगर कहीं ये बाहर एडजस्टमेंट में लिख दिया है कि लायबिलिटी रेज्ड टू या इंक्रीज टू 3000, यानी पहले जो बैलेंस शीट में फिगर है उस फिगर को अब बढ़ाकर इतना कर दिया। जो लायबिलिटी पहले 2000 थे बैलेंस शीट में, अब इसको रेज्ड कर दिया या इंक्रीज्ड कर दिया, कितना, 3000। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट में जो फिगर है वो अधिक है कंपेयर टू बैलेंस शीट के फिगर। तो इंक्रीज कर गया ये, तो दोनों में इंक्रीज कर सकता है। तो फॉर्मूला एडजस्टमेंट अमाउंट माइनस बैलेंस शीट अमाउंट इक्वल टू क्या, इंक्रीज। अब ये जो इंक्रीज है एसेट में भी हो सकता है, लायबिलिटी में भी हो सकता है। अगर ये एसेट में इंक्रीज है, ये इंक्रीज इन एसेट, तो कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उस अकाउंट के शेयर साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। यदि हमारा ये एसेट इंक्रीज कर रहा है, एडजस्टमेंट अमाउंट 1500 माइनस बैलेंस शीट अमाउंट 1500 इंक्रीज कर गया, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो
तो उसको रिकॉर्ड करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में। यहां पर लिखा हुआ इंडिकेशन, अगर ये लायबिलिटी में इंक्रीज कर रहा तो फिगर निकाल सकते हैं, लायबिलिटी माइनस बैलेंस शीट अमाउंट, तो कितना आएगा 1000 आएगा। ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये जो इंक्रीज है लायबिलिटी में, इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के डीआर साइड में करेंगे। तो इस प्रकार ये जो टर्म्स है, जो पहला टर्म्स हमारे एडजस्टमेंट में यूज किया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो बैलेंस शीट के आइटम को इतना तक बढ़ाकर अब रखा जाएगा। इतना तक बढ़ाया तो पहले के फिगर बढ़कर कुछ और फिगर आ जाएगी। तो हमें नेट इंक्रीज निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एडजस्टमेंट अमाउंट माइनस बैलेंस शीट अमाउंट। उससे इंक्रीमेंट्स या तो एसेट में है या फिर लायबिलिटी में है, और अगर होगा इस तरह का इंक्रीजमेंट तो हमको पता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहाँ इसको रिकॉर्ड करना है। तो पहली बात इस प्रकार समाप्त हो रही है। दूसरी बात देखते हैं, एडजस्टमेंट में ये जो हमारा एडजस्टमेंट रहेगा उसमें इस तरह का शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। दूसरा है टर्म टू बी टेकन एट और टू बी वैल्यूड एट। ये कह रहा है कि किस मूल्य को लेना है। अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट है या लायबिलिटी है तो इसको किस वैल्यू पर रखना है या लेना है। फिर वही बात आएगी, तो जिस वैल्यू पर लेना है या रखना है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। जितना वैल्यू दिया है 1000, इसको बढ़ाया भी जा सकता है या इसको घटाया भी जा सकता है। वो कह रहा है यदि एसेट हमारे बैलेंस शीट में, यदि एसेट हमारे बैलेंस शीट में 1000 है, अगर ऐसा लिख दे एडजस्टमेंट में कि एसेट टू बी टेकन एट, एसेट टू बी टेकन एट 800, इसका मतलब क्या है कि जो एसेट बैलेंस शीट में पहले 1000 था, अब इसको रखना है या लेना है कितना वैल्यू पर, 800 पर। तो हमें कंपेयर करना है, ये एडजस्टमेंट का फिगर है और ये हमारे बैलेंस शीट का फिगर है। सिमिलरली अगर लायबिलिटी के बारे में कह दे कि लायबिलिटी टू बी टेकन एट, कोई भी लायबिलिटी हो सकता है, और लायबिलिटी टू बी वैल्यूड एट, अब जो लायबिलिटी है उसका वैल्यू कितना कर दिया गया, हो सकता है इसका वैल्यू 2500 कर दिया जाए। तो ये एडजस्टमेंट का जो फिगर है, जब ये लाइन लिखी रहेगी तो वो फिगर बैलेंस शीट के फिगर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जो भी फिगर आएगा एडजस्टमेंट में, जो फिगर आएगा उस फिगर का कंपैरिजन करना है बैलेंस शीट के फिगर से। अब तब पता चलेगा कि ये इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ये तब पता चलेगा। तो देखते हैं कंपेयर करके। तो पहले एसेट का देख रहे हैं, इस लाइन के हिसाब से हमने एक एग्जांपल सेट कर दिया। तो देखते हैं कि एसेट क्या है, कम हो गया या डिक्रीज हो गया। और हम सब जानते हैं कि जब एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट के फिगर से। तो देखते हैं कि बैलेंस शीट के फिगर में 2000 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया फिगर आ गया 2500, तो ये बढ़ा हुआ है, यानी इंक्रीज कर गया ये। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कब, अगर ये लाइन लिखी गई है तब। तो जैसे ये लाइन के माने हम समझेंगे तो फिर जो एडजस्टमेंट में फिगर आया है उसका कंपैरिजन बैलेंस शीट के फिगर से करेंगे। और जैसे ही बैलेंस शीट के फिगर से आप करोगे तो इंक्रीज या डिक्रीज मालूम चल जाएगा। और जब इंक्रीज और डिक्रीज मालूम होगा फिर हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो कहाँ करेंगे, इस हालत में लिखा हुआ एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट के फिगर है कंपेयर टू बैलेंस शीट, ये जो एडजस्टमेंट के हैं फिगर उसको कंपेयर करना है बैलेंस शीट से करना है, जिससे पता लग गया। तो इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज, या तो घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। अगर वो इंक्रीज करेंगे, लिखा है यहाँ पर बॉक्स में, एसेट इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, लायबिलिटी, एसेट इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में उसको नोट कर देंगे। जैसा हम सब जानते हैं पहले भी कि अगर एसेट बढ़ जा रहा है या लायबिलिटी घट जा रहा है तो क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में। एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा। तो दोनों केसेस में आ गया।
एसेट बढ़ गया मान लेते हैं, लायबिलिटी घट गया, तो रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में लिख देंगे, मानो ऐसे प्रॉफिट हमको हो गया। इसके उल्टा देखते हैं, एसेट अगर डिक्रीज कर सकता है और लायबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, ऐसे हालत में क्या हो गया, हमारा लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाएगा तो रिवर्सन अकाउंट का हम लोग डीआर साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे उस आइटम को। तो इस प्रकार जब ये लाइन कहीं एडजस्टमेंट लिखी गई है, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट होगा कि ये फिगर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, यानी एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं एडजस्टमेंट के अनुसार। और इस एडजस्टमेंट के फिगर को हमें कंपेयर करना है बैलेंस शीट के फिगर से, तो पता चल जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज कितना है। और जैसे ही पता चलेगा इंक्रीज और डिक्रीज, तो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरी बात खत्म हो गई, हम आते हैं फिर तीसरी बात। एक तीसरी लाइन भी हो सकती है, तीसरा टर्म हो सकता है हमारे, कहाँ, एडजस्टमेंट में ऐसा हो सकता है। हम जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो कई बार दिक्कतें आती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस लाइन को क्लैरिफाई करना। तो ये जो हमारी लाइन हो सकती है, क्वेश्चन में टर्म हो सकता है टू बी रेज्ड बाय और इंक्रीज्ड बाय। ये रेज्ड बाय है या इंक्रीज्ड बाय है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टू वाला हिसाब रखना है, यहाँ पर बाई वर्ड लिखा है। ये टू और बाई में फर्क है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनने देखने में लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है, ये फर्क है दोनों में। टू बी रेज्ड बाई, इतना से, ये बढ़ाने के सेंस में, और इंक्रीज्ड बाई, कितना फिगर से कौन सा आइटम बढ़ा दिया है, यहां भी इंक्रीज करने की बात है। अब इसमें इसको आप ऐसे समझिए, बढ़ाने के बाद तो नीचे लिखा हुआ कि जो एडजस्टमेंट के अमाउंट आएंगे, ये जो फिगर आएगा, जो इंफॉर्मेशन दिया है कि एसेट इंक्रीज्ड बाय या एसेट रेज्ड बाय, एसेट खड़ा कर दिया इतना से या बढ़ा दिया, तो सीधे ये इंक्रीज्ड फिगर है। अगर ऐसा लिख दे कि एसेट इंक्रीज्ड बाय 800, इसका सीधा मतलब है कि एसेट जो पहले 1000 था बैलेंस शीट में, उसको बढ़ा दिया कितना फिगर से, 800 से, यानी अब न्यू फिगर एसेट का कितना बन जाएगा, 1800 बन जाएगा। पहले से फिगर था 1000 का, कहता है इस 1000 के एसेट को 800 से बढ़ा देना है। तो जैसे 800 से बढ़ाओगे तो 1000 से बढ़कर हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यानी सीधा इसका मतलब है जब ये लाइन आती है इंक्रीज्ड बाय या रेज्ड बाय, तो उस फिगर से उसको इंक्रीज कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया। या अगर लिएबिलिटी है, अगर इसको ऐसे ही लिख दे कि लिएबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 2500 या लिएबिलिटी रेज्ड बाय, लिएबिलिटी टू बी रेज्ड बाय ₹2500, इसका मतलब ये जो दायित्व है, पहले जो दायित्व दिखाई पड़ता था 2000, उस 2000 के दायित्व को या लिएबिलिटी को 2500 से बढ़ा दिया, यानी बढ़ा दिया 2500, अब कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। 2000 से बढ़ाकर 4500 कर दिया, यानी इसको 2500 से बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड बाय या टू बी रेज्ड बाय 2500, इतना से बढ़ा दिया। तो जैसे बढ़ाओगे तो अब नई फिगर कितना बन जाएगा, 4500। तो ये जो ऐसे केस में जो फिगर बना, ये इंक्रीजमेंट के फिगर है, ये इंक्रीज कर गया। तो कैसे, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट अमाउंट। जो है ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इक्वल टू ओनली एप्रिसिएशन। इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो फिगर है, जो अमाउंट है एडजस्टमेंट का, यह सिर्फ वृद्धि है, एप्रिसिएशन है, ये उसका वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ एप्रिसिएशन है, मतलब इतना से बढ़ गया। तो वैल्यू कैसे होगा, इतना फिगर इसमें ऐड कर दीजिए बैलेंस शीट में, तो वैल्यू हो जाएगा। अब 2500 से लायबिलिटी को बढ़ा दिया, तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा लायबिलिटी का, 2000, ये बढ़ गया तो 4500 हो जाएगा। तो ये जो फिगर है एडजस्टमेंट में, ये सिर्फ एप्रिसिएशन है, इंक्रीज है, बस। अब पता चल गया कि ये हमारे या तो एसेट में हो सकते हैं, फिर लायबिलिटी में हो सकते हैं। अब कैसे ट्रीट करेंगे,
रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे करेंगे। तो नीचे इंडिकेशन है इंक्रीज इन एसेट। अगर ये एसेट में इंक्रीज में है तो कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में नोट कर देंगे। और यदि ये इंक्रीजमेंट लायबिलिटी में है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखेंगे, क्योंकि अगर लायबिलिटी हमारे इंक्रीज कर जाए तो हमें लॉस होता है और एसेट इंक्रीज कर जाए तो हमें प्रॉफिट होता है। तो ये इंक्रीज है ये एसेट में या फिर लायबिलिटी में। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ चुके हुए। आते हैं इसके चौथे पॉइंट में। ये जो चौथे टर्म है क्वेश्चन में लिखा अगर होगा ऐसे तो ध्यान से देखना, टू बी रिड्यूस्ड बाय, ये लाइन हो सकती है, और रिटेन डाउन बाय। इसका मतलब है कि इतने से कम कर देना है या इतने से रिटेन डाउन रखना है। मतलब यहां भी घटाने से मतलब है, कम कर देने से मतलब है। वो कितना फिगर से कम करना है, एसेट को कितने अमाउंट से घटा देना है उसकी सूचना है। जितना अमाउंट से कम करना है वही फिगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। इसका मतलब है कि वह अमाउंट, जितना अमाउंट से उस एसेट या लायबिलिटी को कम कर देना है वही अमाउंट इसमें दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। तो हमें तो मिल गया वो डिक्रीज अमाउंट, हमें मिल गया सीधा सीधा अमाउंट। तब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इसलिए होगा कि जब बैलेंस शीट में जो फिगर दिया गया है, सपोज करो कि एसेट दिया है 1000 बैलेंस शीट में, अगर लिखता है कि एसेट रिड्यूस्ड बाय 800 या लिखता है कि एसेट रिटेन डाउन बाय 800, इसका मतलब क्या है कि ये जो एसेट है अब इसको 800 रुपए से कम कर दो। तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 800 से कम करोगे और 1000 था तो अब न्यू वैल्यू हो जाएगा 200। तो 1000 के संपत्ति को अब मूल्य कितना लग गया, 200 लग गया, 200। अब नया तो कितना से कम हो गया, कितना से रिड्यूस्ड हो गया, 800 रुपए के। तो जब ये लाइन कहीं लिखा हो इसका मतलब है कि जो एडजस्टमेंट में फिगर जो अमाउंट दिया है वो वृद्धि का अमाउंट नहीं है, वो रिडक्शन का अमाउंट है। इतना फिगर से वह एसेट या लायबिलिटी कम हो गया। तो न्यू वैल्यू भी ये नहीं है, ये न्यू वैल्यू जो आएगा कब, जब उसका एडजस्टमेंट हम लोग इस फिगर में कर देंगे, बैलेंस शीट में कर देंगे। अगर लिखता है कि लायबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2500, रिड्यूस्ड बाय 2500, इसका मतलब जो पहले लायबिलिटी 2000 था अब उसको घटा दीजिए 2500 से। तो चूंकि ये फिगर बैठता नहीं है, इस फिगर को हम ऐसे बदल सकते हैं। ये जो पहले फिगर है लायबिलिटी का 2000, हम उसको कर सकते हैं, मान लो उससे कम रखना पड़ेगा। तो अब सेट कर सकते हैं एग्जाम्पल हमारा। अब इसको बोल सकते हैं कि ये लायबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1000। तो न्यू वैल्यू कितना होगा, ये ओल्ड वैल्यू था कितना 2000, इसको कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है कितना फिगर से, 1000 से। तो अब न्यू वैल्यू रह जाएगा 1000। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट में फिगर दिया हुआ है ये क्या है, डिक्रीज है, ये घटे हुए, ये रिडक्शन की अमाउंट है। इसलिए लिखा है कि एडजस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल टू डिक्रीज अमाउंट। ये घटी हुई राशि है, उसका घटा हुआ वैल्यू नहीं है, वो राशि है जिससे वो अमाउंट, वो एसेट या दायित्व घट गया है। तो इतना से घट गया, पता है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ये एसेट में ऐसा हुआ है तो डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट में घटा है 800 से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डीआर साइड में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एसेट का वैल्यू घट जाता है, जब एसेट के वैल्यू में डिक्रीज होता है उससे हमारा लॉस होता है, और जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली डिक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे। कि जब हमारा लायबिलिटी घटता है, डिक्रीज करता है तो हमारे लिए फायदा होता है, हमारे लिए प्रॉफिट है, और हर प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी
कि जब ये लाइन कहीं लिखी हो एसेट के साथ जोड़कर देखिए या लायबिलिटी के साथ जोड़कर देखिए, जो भी ये फिगर आएगा उतने से वो एसेट कम हो गया है या उतने से वो लायबिलिटी कम हो गया है। तो न्यू वैल्यू क्या होगा? इस फिगर को, एडजस्टमेंट वाले फिगर को बैलेंस शीट के फिगर में ऐड कर दीजिए तो न्यू वैल्यू पता लग जाएगा। जैसे अगर यहां लिखा है कि एसेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 800, तो न्यू फिगर कितना होगा? इस बैलेंस शीट के फिगर से एडजस्टमेंट के फिगर को माइनस कर दीजिए, इतना से घटा दीजिए तो न्यू फिगर 200 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये लिखा है कि समथिंग लायबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1000, तो ये जो लायबिलिटी है बैलेंस से माइनस कर दीजिए, इतना 1000 न्यू वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये समझ गए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी बात समझ में आ गई। एक पांचवा टर्म भी हो सकता है एडजस्टमेंट में, ये पांचवा टर्म भी एडजस्टमेंट में ऐसा हो सकता है जो हमें कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर कहीं हमारे किसी सवाल में एडजस्टमेंट में ये लिखा है टू बी रिड्यूस्ड टू, दोनों में फर्क है देखना, ये बाई लिखा है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, टू बी रिड्यूस्ड टू और रिटेन डाउन टू, इसका मतलब है कि घटाना तो है, ये वैल्यू बता रहा है कि अब इस एसेट का या लायबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। पहले बैलेंस शीट में ये वैल्यू था, लेकिन अब घट कर इसका वैल्यू क्या होगा ये बता रहा। कितना से घट जाएगा ये नहीं बता रहा, कितना अमाउंट से घट गया ये लाइन बता रही है। और ये बता रही है लाइन कि अब पहले से जो वैल्यू था वो घट कर कितनी हो जाएगी। तो चलिए अगर एग्जांपल इसी को मान लेते हैं। अगर इसी में लिख दे कि एसेट, समथिंग एसेट टू बी रिड्यूस्ड टू 800, यानी ये एसेट घट कर अब कितना रह जाएगा 800। इसका मतलब दिस इज द न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है। अब तब ये ओल्ड वैल्यू है, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें, अब तब हमें इंक्रीज और डिक्रीज निकालना पड़ेगा। अगर इसके साथ जोड़कर देखें, liability to be reduced to 1000, liability to be reduced to 1000 या liability written down to 1000। इसका मतलब कि ये न्यू वैल्यू liability का हो गया। पहले ओल्ड कितना था बैलेंस शीट में 2000, लेकिन अब ये घट कर वैल्यू कितना आ गया, न्यू वैल्यू 1000। अब इसको कंपेयर करके हम इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज तो निकालना नहीं है, सीधे डिक्रीजमेंट निकलेगा। तो जिस एसेट का पहले बैलेंस शीट में 1000 दिखाई पड़ रहा, अब वो घट कर वैल्यू आ गया 800, तो कितना हमारे एसेट में 200 रुपए का डिक्रीज हो गया। सिमिलरली जो लायबिलिटी पहले बैलेंस शीट में 2000 था, अब वो रिड्यूस होकर कितना आ गया है 1000, तो कितना नेट रिडक्शन हुआ 1000 का। फिर ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो लिखें यहाँ पर बैलेंस शीट माइनस एडजस्टमेंट अमाउंट। ये जो बैलेंस शीट का अमाउंट है इस केस में ज़्यादा रहेगा, बड़ी अमाउंट रहेगी। इस बैलेंस शीट के अमाउंट से एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज कितना हो पता लग जाएगा। अगर ये डिक्रीज एसेट में है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर देंगे। अगर ये डिक्रीज लायबिलिटी में है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में इसको दिखाएंगे। और इस प्रकार हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो जहाँ जाना चाहिए रिकॉर्ड होना चाहिए वो हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग दोनों साइड का टोटलिंग करके जो नेट रिजल्टेंट फिगर उसको निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पार्टनर में उनके रेशियो के अनुसार डिवाइड कर देंगे। और इस प्रकार हमारा जो रिवॉल्यूशन अकाउंट हुआ कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, एक एग्जांपल सेट करेंगे कि किस प्रकार हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट का, और कौन कौन सा आइटम डेबिट में और क्रेडिट में जाना चाहिए, जा सकता है, और कैसे तैयार करेंगे, कैसे क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंत में हम इतना कहेंगे कि आप अपना कमेंट भेजते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।